हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चे जैसा कि हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम बच्चों अपवर्तनांक को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे हम आपको अपवर्तनांक इस तरह से पढ़ाने वाले हैं कि इस क्लास के बाद आपको अपवर्तनांक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चों क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो जाकर अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि हमारे द्वारा क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ नोट्स प्राप्त हो सके। टेलीग्राम चैनल का बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए बच्चों करते हैं क्लास की शुरुआत और क्लास की शुरुआत हमारे पास होगी बच्चों अपवर्तनांक से। तो आप हेडिंग डालिएगा बच्चों अपवर्तनांक। अब बच्चों आपको समझना है कि ये अपवर्तनांक होता क्या है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपवर्तनांक किसी माध्यम का एक गुण होता है। जैसे बच्चों ईमानदारी, ईमानदारी एक गुण है और ये गुण पाया कहाँ जाता है? मनुष्यों के अंदर। उसी प्रकार ये अपवर्तनांक जो है ये किसी एक माध्यम का क्या होता है बच्चों? गुण होता है। जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, ये सब हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? माध्यम होते हैं और उन्हीं माध्यम का ये अपवर्तनांक क्या होता है? गुण। अब इस गुण की विशेषता क्या होती है? ये हमें बताता क्या है? तो अपवर्तनांक हमें ये बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। जैसे बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे हमारे पास एक माध्यम है जल और दूसरा हमारे पास बच्चों है वायु। क्या है? वायु। ध्यान दीजिएगा, जल में प्रकाश की चाल हम बोल देते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लेते हैं कि जल में प्रकाश की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और वायु में प्रकाश की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे कहूं कि वायु में प्रकाश की चाल जल की प्रकाश की चाल से कितने गुना ज्यादा है तो आप बोलोगे कि ये 3 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है बच्चों? 3 गुना। यहां पर मेरी बातों को आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर वायु में प्रकाश की जो चाल है वो जल से 3 गुना ज्यादा है। तो ये जो 3 गुना आया है बच्चों, ये 3 क्या है? अपवर्तनांक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूं कि जल में प्रकाश की चाल वायु से कितने गुना कम है तो आप बोलोगे 1/3 गुना। कितने गुना? 1/3। तो 1/3 क्या है बच्चों? अपवर्तनांक है। तो मैंने कहा क्या? अपवर्तनांक हमें यह बताएगा कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि वायु में 3 गुना ज्यादा है। किससे बच्चों? जल से। और जल में प्रकाश की चाल वायु से कितने गुना कम है? तो 1/3 गुना। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। बच्चों आप गुना बताओगे कितने गुना ज्यादा या कितने गुना कम, तो वहां पर आपको एक माध्यम की दूसरे माध्यम से तुलना करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे जल ना होता तो क्या हम बता सकते थे कि वायु में प्रकाश की चाल किस माध्यम से 3 गुना ज्यादा है? ये कभी नहीं बता सकते थे। तो हमें एक माध्यम की तुलना दूसरे माध्यम से करनी पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों हम इसकी डिफिनीशन को लिख लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर लिखेंगे अपवर्तनांक किसी माध्यम का एक गुण होता है जो यह बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल
कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अपवर्तनांक हमें यह बताएगा कि प्रकाश की चाल कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है बच्चों। इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसे स्मॉल n या ये बच्चों सिंबल जो हमने बनाया है इसको कहते हैं म्यू। ध्यान दीजिएगा, इसे स्मॉल n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बच्चों यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि अपवर्तनांक हमको किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, हमें किस तरह से दिखाई पड़ेगा अपवर्तनांक लिखा हुआ। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे लिखते हैं लिखने का तरीका। अब हम लिखने के तरीके को देखने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अपवर्तनांक हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा होता है n12। ध्यान दीजिएगा, n12 का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। n12 का मतलब होता है बच्चों माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष। ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर पहले लिखा हुआ है उसका अपवर्तनांक जो यहां पर पीछे लिखा हुआ है उसके सापेक्ष। तो इसको बच्चों हम लिखेंगे माध्यम एक का अपवर्तनांक अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष, माध्यम दो के सापेक्ष। ठीक, अब इसी को और क्या लिखा जाता है ध्यान देना है। अब इसी को लिखा जाता है जो यहां पर बच्चों लास्ट में लिखा है उसकी चाल ऊपर, और जो यहां पर पहले लिखा है बटे में उसकी चाल नीचे। तो इसे लिखा जाएगा बराबर माध्यम दो में प्रकाश की चाल, दो में प्रकाश की चाल जिसे हम किससे दिखा देते हैं बच्चों V2 से, बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल जिसे हम किससे दिखा देते हैं बच्चों V1 से। तो हमारे पास ये हो गया n12 इक्वल माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष बराबर माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल। बच्चों अगर इसी तरह से हमारे पास ये लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ये लिखा होता n21 तो n21 को क्या हम पढ़ते, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने ऊपर वाले को लिखा है सेम उसी तरह से हमारे पास n21 होने वाला है। तो इसे हम पढ़ेंगे माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष। मैंने कहा क्या, जो पहले लिखा है उसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जो आपका पीछे लिखा हुआ है उसके सापेक्ष। तो आप इसको लिखोगे माध्यम माध्यम दो का अपवर्तनांक अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। अब ये बच्चों बराबर किसके हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में लिखा है उसमें प्रकाश की चाल ऊपर और बटे जो पहले लिखा है उसमें प्रकाश की चाल नीचे। तो आप यहां पर लिखेंगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1 बटे माध्यम
दो में प्रकाश की चाल, जिसे हम किससे दिखा देते हैं, V2 से। तो आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो ये अगर इस तरह से हमारे पास लिखा है तो उसको कुछ कुछ इस तरह से लिखा जाता है और उसको चाल के पदों में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर जैसे हम यहीं पर आपसे कह दे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि अगर हमारे पास यहीं पे लिखा होता है N34, ध्यान दीजिएगा, N34, तो इसका मतलब क्या हो जाता बच्चों, माध्यम 3 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 4 के सापेक्ष, और ये बराबर किसके हो जाता, माध्यम 4 में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम 3 में प्रकाश की चाल। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो बच्चों यहीं पर अगर हम एक बात और आपसे कहें, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बातें इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हमारे पास केवल N1 लिखा होता, क्या लिखा होता, N1, अब इसे आप क्या पढ़ोगे, तो आप इसे कहोगे कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, यहां पर क्या कोई दिखाई पड़ रहा है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि किसके सापेक्ष, जो लास्ट में लिखा होता है उसी के सापेक्ष तो अपवर्तनांक हम निकालते हैं। तो बच्चों यहां पे केवल एक लिखा है, तो आप इसे पढ़ोगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, यहां पर कोई है ही नहीं, और जब कोई ना हो बच्चों, कोई माध्यम जहां पर नहीं होता उसे हम बोलते क्या है, निर्वात। तो यहां पर एक के बगल में क्या कुछ लिखा है, तो आपका जवाब होगा नहीं, और जब यहां पर कोई माध्यम नहीं है तो उसको हम बोल क्या देंगे, निर्वात। तो आप इसको लिखोगे क्या, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर N1 को क्या लिखा जाएगा, N1 को लिखा जाएगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में होता है उसमें प्रकाश की चाल ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालते हैं, तो किसके सापेक्ष आप निकाले हो, निर्वात, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर चला जाएगा, और निर्वात में प्रकाश की चाल को बच्चों C से प्रदर्शित करते हैं, और बटे में हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, जिसे हम किससे दिखा देंगे, V1 से। तो N1 को बच्चों कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर हम आपसे कह दें N2 लिखा हो, क्या लिखा हो, केवल और केवल N2, तो N2 को आप क्या पढ़ोगे, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब N2 को हम पढ़ेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, क्योंकि 2 के बगल में कुछ है तो आप बोलोगे नहीं, और जब कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, निर्वात। तो यहां पे लिखोगे 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। अब ये बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो आप इसे लिखोगे क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, और बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, जिसे हम किससे दिखा देंगे बच्चों, V2 से। तो आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो अगर अपवर्तनांक हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा होता है और उसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है, आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। तो अभी आपने लास्ट स्लाइड पर क्या देखा कि अगर हमारे पास बच्चों N12 लिखा है, क्या लिखा है, N12, तो N12 को आप लिखते क्या हो बच्चों, V2 अपान का क्या बच्चों, V1। आई होप कितनी बातें समझ में आई होंगी।
तो अभी आपने ये चीजें लास्ट स्लाइड पर देखा कि N12 बराबर V2 अपान का V1। दूसरी बात बच्चों आपने ये देखा कि N21 बराबर आपके पास होता है V1 अपान का क्या बच्चों, V2 होता है। ठीक। तीसरी बात आपने ये देखा कि अगर हमारे पास N1 लिखा है तो N1 बराबर आपके पास होता है C अपान का क्या बच्चों, V1। और अगर हमारे पास कहीं पर N2 लिखा है तो N2 बराबर होता है C अपान का क्या बच्चों, V2 होता है। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, N12 बराबर V2 अपान का क्या, V1। N21 बराबर V1 अपान का V2 और N1 बराबर C अपान का V1 और N2 बराबर C अपान का क्या होता है बच्चों, V2 होता है। ठीक है। थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान दीजिए, अगर N1 बराबर C अपान V1 को हम बोल दें समीकरण एक, क्या बोल देते हैं बच्चों, समीकरण एक, इसे हम बोल देते हैं समीकरण एक। ठीक। और इसे हम बोल देते हैं समीकरण दो, समीकरण दो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर समीकरण एक को समीकरण दो से भाग दे दें तो हमारे पास एक बहुत प्यारा रिजल्ट निकल कर आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर लिखते हैं बच्चों, समीकरण समीकरण एक को डिवाइड कर दे किससे बच्चों, दो से। ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास है N1 और बटे में दूसरा हमारे पास बच्चों क्या है, N2। तो N1 अपान का क्या हो गया, N2 हो गया। बराबर में ध्यान दीजिएगा, बराबर में ये लिखा है C अपान का V1, तो N1 की वैल्यू है C अपान का क्या बच्चों, V1। और बटे में N2 की वैल्यू है C अपान का क्या बच्चों, V2। तो यहाँ पे लिखेंगे C अपान का क्या, V2। ध्यान दीजिएगा, ये C से आपका C क्या हो गया, कट गया। V2 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आई होप कितनी बातों को आप समझ गए होंगे। तो यहां से निकल कर आया N1 अपान का N2 बराबर बच्चों, ध्यान दीजिएगा, V2 आपका ऊपर गया तो ये V2 अपान का क्या बन गया, V1 बन गया। अब यहां पर बच्चों जो हमारे पास ये निकल कर आया N1 अपान N2 बराबर V2 अपान V1। अब यहां पर थोड़ा सा देखो, V2 अपान V1, V2 अपान V1 किसके इक्वल है, N12 के। बच्चों ध्यान दीजिएगा, N1 अपान N2 बराबर निकल कर आया V2 अपान के V1 के, और ये हमारा V2 अपान का V1 किसके बराबर है, N12 के। तो क्या बच्चों यहां से हम इसको क्या बराबर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि V2 अपान का V1 जो है वो बराबर है किसके बच्चों, N12 के। और यही आपका बराबर हो गया किसके, N1 अपान के N2 के। तो N1 अपान के किसके बच्चों, N2 के। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से V2 अपान V1 बराबर N12 बराबर N1 अपान का क्या बच्चों, N2। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो रिजल्ट निकल कर आया इसको हम याद रखेंगे। ये जो रिजल्ट निकल कर आया है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर हम आपसे कहें, यहीं पर अगर हम आपसे कहें बच्चों कि आप समीकरण एक को अभी दो से भाग दिए थे, अगर मैं आपको कहूं कि समीकरण दो को आप एक से भाग दे दीजिए, किससे भाग दे दीजिए, एक। तो यहां पर आप लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण दो भागे एक। तो जब समीकरण दो को आप एक से भाग देंगे तो दो आपके पास क्या है भैया, N2 है। एक आपके पास क्या है, N1। तो N2 अपान N1, दो की वैल्यू है C अपान का क्या बच्चों, V2। और एक की वैल्यू है C अपान का क्या, V1। तो C से C आपका कटा, V1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहां से आया N2 अपान का N1 बराबर V1 अपान का क्या बच्चों, V2। तो हमारे पास ये निकल कर आया, ये ध्यान दीजिएगा क्या निकल कर आया, N2 अपान N1 बराबर V1 अपान का क्या बच्चों, V2। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, V1 अपान V2 किसके बराबर है, N12 के। तो आप यहां से लिख सकते हो क्या, कि यहां से आप लिखोगे V1 अपान का V2 बराबर है हमारे पास किसके, N21 के। आई होप कितनी बातें समझ में आई होंगी। और यही आपका V1 अपान V2 किसके बराबर है, N2 अपान के N1 के। तो इसी को हम बराबर लिख सकते हैं N2 अपान का किसके बच्चों, M1 के।
ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहां से एक रिजल्ट ये निकल कर आया, V1 अपान V2 बराबर N21 बराबर N2 अपान का N1, और यहां से निकल कर आया V2 अपान V1 बराबर N12 बराबर N1 अपान का N2। अब इन दोनों रिजल्ट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन दोनों रिजल्ट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या इन दोनों को देखते हुए हम किसी और के इसी तरह रिजल्ट बना सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपसे कहें इसी प्रकार, यहां पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार बच्चों अगर हमारे पास यहां पे लिखा हो N34, क्या लिखा हो N34, तो जैसे बच्चों यहां पे क्या था N12 बराबर N1 अपान N2, उसी प्रकार अगर N34 लिखा है तो N34 को अगर चाल के पदों में लिखोगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा V4 बटे में क्या V3 हो जाएगा बटे। अब ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक के पदों में जाओगे तो जो पहले लिखा होता है बच्चों वो ऊपर चला जाता है, जो बाद में लिखा होता है वो कहां चला जाता है नीचे। तो यहां पर 3 आपका ऊपर चला जाएगा यानी ये N3 बन जाएगा, और 4 आपका नीचे चला जाएगा यानी ये क्या बन जाएगा N4 बन जाएगा। तो इसी प्रकार आप N34 को V4 अपान का V3 बराबर N3 अपान का N4 लिख सकते हो। अगर बच्चों यहीं पर लिखा होता N37, तो N37 को बच्चों हम क्या लिखते हैं, यहां पर आप लिखते चाल के पदों में V7 आपका ऊपर चला जाता, माध्यम 7 में प्रकाश की चाल, और 3 आपका नीचे चला जाता V3 बराबर आप इसी को लिखते तो आपका N3 ऊपर लिखा जाता, ये हो जाता N3, और अपान का N7 आपका ये नीचे लिखा जाता। तो इसी प्रकार आप किसी तरह के भी फार्मूले बना सकते हो अपवर्तनांक के, तो ये बात आप याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों रिजल्ट जो आपके पास ये निकल कर आए हैं, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी की मदद से हम सभी आंकिक प्रश्न को क्या करेंगे बच्चों हल करेंगे। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा यहीं पर हम कुछ और बातें कर लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास वायु है, अगर हमारे पास क्या है वायु, वायु क्या है एक माध्यम, तो बच्चों यहाँ पर बॉक्स में हम यहाँ पर बना के लिख देते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर बच्चों वायु है, क्या है वायु, तो वायु का जो प्रतीक होता है वो हमारे पास इस्माल का ए होता है। ध्यान दीजिएगा, वायु का प्रतीक क्या होता है बच्चों इस्माल का ए। अगर हमारे पास जल है, जल, तो जल का बच्चों जो प्रतीक होता है वो हमारे पास क्या होता है डब्लू होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास हीरा है, क्या है बच्चों हीरा, हीरा भी एक माध्यम होता है, तो हीरा है तो हीरे का बच्चों प्रतीक होता है इस्माल का डी, ये ध्यान दीजिएगा डायमंड। अगर हमारे पास कोई तेल है, क्या है बच्चों तेल ऑयल है, तो इसका प्रतीक बच्चों क्या होता है ओ होता है। अगर हमारे पास कांच है, क्या है बच्चों कांच, तो कांच का यहाँ पे जो प्रतीक होता है वो इस्तेमाल का क्या होता है बच्चों जी होता है। तो ये बातें आप याद रखोगे कि वायु का प्रतीक ए होगा, जल का प्रतीक डब्लू होगा, हीरे का प्रतीक डी होगा, तेल का प्रतीक ओ होगा, कांच का प्रतीक क्या होगा जी होगा। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास यही लिखा हो कुछ ऐसे, अगर अपवर्तनांक के पदों में हम लिख दें यहाँ पर NGA, NGA, तो बच्चों NGA का मतलब क्या होगा अब आप बताइए। NGA का मतलब होगा कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बच्चों वायु के सापेक्ष, क्योंकि जो पहले लिखा होता है उसका अपवर्तनांक जो बाद में लिखा होता है उसके सापेक्ष। तो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बराबर चाल के पदों में लिखोगे तो यहां पर जो लास्ट में लिखा है उसकी चाल ऊपर और जो पहले लिखा है उसकी चाल नीचे। तो VA अपान का क्या हो जाएगा बच्चों VG बराबर अपवर्तनांक के पदों में लिखोगे तो NG ऊपर चला जाएगा और Na कहाँ आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा NG अपान का क्या बच्चों Na। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। जैसे ये सभी बनाए हुए फार्मूले हैं उसी तरह से ये हमारे पास बनकर क्या हो गया तैयार। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास यहीं पर लिखा होता NWG, क्या लिखा होता बच्चों NWG, तो NWG का मतलब है
कि कांच का जल का अपवर्तनांक बच्चों किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। जो पहले लिखा है उसका अपवर्तनांक, जो बाद में लिखा है उसके सापेक्ष। तो जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो आप लिखोगे क्या यहां पर चाल के पदों में, जो लास्ट में लिखा है ऊपर, जो पहले लिखा है वो नीचे। तो यहां पर बन जाएगा वीजी अपान का वी डब्ल्यू बराबर, अपवर्तनांक के पदों में जाओगे तो ये एन डब्ल्यू अपान का क्या हो जाएगा बच्चों, एन जी हो जाएगा। आई होप कितनी बातें आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आप किसी का भी फार्मूला बना सकते हो। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको ध्यान देनी है। थोड़ा सा अब आगे चलते हैं और आगे चलते हुए अब हम बात करेंगे बच्चों अपवर्तनांक के प्रकार की। तो यहां पर आपको ध्यान देना है अपवर्तनांक के प्रकार। बच्चों अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके पास सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा बच्चों होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ये दो बातें आप ध्यान दीजिएगा। पहला आपके पास होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा हमारे पास क्या होता है बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हम बात करेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सापेक्ष की बात करते हैं। तो जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तब उसे हम कहते क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। इस बात को यहां पर लिखते हैं, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तब उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक। अब बच्चों जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कौन से अपवर्तनांक सापेक्ष। जैसे मैं बच्चों यहाँ पे लिख दिया NGA। NGA का मतलब कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बच्चों, वायु के सापेक्ष। G का मतलब कांच, A का मतलब क्या बच्चों, वायु। तो कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो यहां पर ये जो अपवर्तनांक हमने लिखा है ये हमारा अपवर्तनांक कैसा है, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये कैसा अपवर्तनांक है, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक बच्चों, जैसे यहां पर हम आपके सामने लिख दें NWD। NWD, NWD का मतलब बच्चों होगा, W का मतलब जल और D का मतलब हीरा। तो यहां पर जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बच्चों, हीरा के सापेक्ष। तो यहां पर आप लिखोगे ये कैसा अपवर्तनांक है आपके पास बच्चों, सापेक्ष अपवर्तनांक। कैसा अपवर्तनांक, सापेक्ष। क्योंकि एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जा रहा है। ठीक। अब बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। तो बच्चों जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तब उसे हम कहते क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां पर इस चीज को लिखिएगा, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक
निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तब उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तब उसे क्या कहेंगे बच्चों? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो बच्चों, जैसे हम आपके सामने लिख दें यहां पर केवल एनजी, ध्यान दीजिएगा एनजी। तो एनजी का मतलब ये है कि कांच का अपवर्तनांक, बगल में क्या कोई माध्यम लिखा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो जब कोई माध्यम नहीं होता तो उस किसके सापेक्ष बच्चों? निर्वात के सापेक्ष। तो आप इसको पढ़ोगे कांच का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। तो ये अपवर्तनांक किसके सापेक्ष ज्ञात किया जा रहा है? निर्वात के। तो इसका मतलब ये कैसा अपवर्तनांक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां पर बच्चों ये कौन सा अपवर्तनांक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। आई होप ये बातें समझ में आई। अगर बच्चों यहीं पर लिखा होता एनडी, तो एनडीडी का मतलब बच्चों क्या? हीरा। तो हीरा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। तो यानी ये कैसा अपवर्तनांक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो ये भी हमारे पास बच्चों कैसा अपवर्तनांक है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो आई होप कि आप सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने पूरी तरह से अपवर्तनांक को हमने समझ लिया कि अपवर्तनांक है क्या और इसे लिखा कैसे जाता है और इसके फार्मूलों को हम कैसे बनाएंगे। बच्चों चलते चलते यहाँ पर लास्ट में एक बात और हम आपको बता दें, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बच्चों कि जो अपवर्तनांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ये नोट पॉइंट में आप इसको लिख लीजिएगा। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो आई होप कि बच्चों आपको यहां तक सभी चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों आज के क्लास में यहीं तक, मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।